ट्रेंडिंग क्वेश्चन में एक और स्टेट कवर करते। आज हम बढ़ेंगे असम की तरफ। आज हम असम के सवाल करेंगे। असम में लास्ट पेपर 2017 का था, 2017 का पेपर। आज उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे हम आज। वेलकम टू असम। ठीक है, देखो असम में कैसी गणित चलती है। असम में क्या हालत है, असम में क्या ट्रेंड रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मोटा मोटी आप जो चीज मैं बार बार कहता हूँ, तो मैथ्स है। ये कोई असम या मेघालय या मध्य प्रदेश या कोई बिहार या कोई छत्तीसगढ़ नहीं है, ये तो एक ही है। एक ही सवाल है, एक ही चीजें हैं, वो यहाँ पे भी आती है, वहां पे भी आती है। बस वो जो ट्रेंड है, जो मोटा मोटी सवाल इधर उधर घूमते रहते हैं, वो सारे सवाल निकाल लो। वो निकालने का फायदा ये होगा कि आपका पेपर लगभग आपको पता सा लग जाएगा कि भाई इसी टाइप के सवाल हमारे पेपर में आने वाले हैं, है ना। इस टाइप के सवाल ही हमारे पेपर में आने वाले हैं। तो 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा की पावर n बराबर 1, ये सवाल पता नहीं हम कितनी बार कर चुके हैं। और ये नहीं कि अलग अलग स्टेट में कर चुके हैं, है ना। अलग अलग स्टेट में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा होता है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आइटा हो जाता है। परिमेयकरण करके, है ना, परिमेयकरण करके जब आप इसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा को सॉल्व करने पर आपके पास आ जाता है आइटा। तो ये हो गया आइटा की पावर n। परिमेयकरण करके जब सॉल्व करोगे तो आइटा की पावर n आ गया। आइटा की पावर n कब होगा, आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब n बराबर, n का सबसे पहला मान 4 होगा। वैसे तो n के मान 8 पे भी आएगा, 12 पे भी आएगा, लेकिन सबसे छोटा मान 4 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 4। ये रहा। इसे तुलना करके x और y का रियल मान बताइए। x और y का मान बताइए। x और y का मान बताइए कि x का और y का मान कितना होगा। छोटू, यहाँ पे जल्दी जल्दी जल्दी। छोटू थोड़ी देर रुक जा, मैं बस क्लास ले ली, फिर अपन चलते हैं। जो तो तैयार हो जा फटाफट, ठीक है। जल्दी से अच्छे से कपड़े, बाल में तेल नहीं लगाया, बाल में तेल नहीं लगाया, जूते नहीं पहने। इसे अलग अलग कर दो। सॉल्व करना पड़ेगा इसको तो, है ना।
वहां पे आपको अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है ना। यहाँ पे आप करते हो तो मेरे साथ करते हो, इसलिए आपसे सवाल हो जाते हैं। और आपको यहाँ पे पता भी है कि भाई मुझसे नहीं भी हुआ तो सर करवा देंगे। तो ये विश्वास बड़ी चीज है। 1 प्लस आइटा एक्स 2 आइटा, और जब आप टेस्ट देने जाते हैं आप एकदम अकेले होते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना कि ये कितना आएगा। 3 माइनस आइटा से गुणा, 3 माइनस आइटा का भाग। दो माइनस 3 आइटा, वैसे तो लघुत्तम लेते तो भी हो जाता है ना, लघुत्तम लेने से भी हो जाता है, ये गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। लघुत्तम लेते तो भी वज्र गुणा तो होता ही, 3 माइनस आइटा इधर आता, 3 प्लस आइटा इधर आता, तो लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। 2 माइनस 3 आइटा वाई, बराबर में है आइटा। लघुत्तम आ गया 3 माइनस आइटा, 3 प्लस आइटा, 3 प्लस आइटा खत्म हो गया। कितनी गुणा करवाएगा यार, महंगा सवाल है ये। अब ये इससे गुणा होगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1, गलत सवाल में हाथ डाल लिया, मैंने गलत और कर दिया, बकवास सवाल में हाथ डाल दिया। ऐसे सवाल पेपर में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, खाली कैलकुलेशन के सवाल, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। गुणा करो उत्तर पाओ। बाय ऑप्शन भी तो करना पड़ता ना, वो भी तो फिर लंबा ही जाता है। ऐसे सवाल को आसान देख के आप कर लिया काम। अब इतना बड़ा ब्रैकेट खोल के देख के डर लग रहा है। ये 3 हो गया, ये 3 आइटा हो गया, ये माइनस आइटा हो गया, ये
6 आयोटा माइनस अब सही है, गुणा चेक कर लेना, यहाँ एक एक्स गायब हो गया। यार ये कोई सवाल है, खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन पकड़ा दिया। -6 और -3, अब वास्तविक भाग एक साथ। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना, 4x + 9y - 3 = 0, -3 = 10। अब देख लो कौन सा ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है। तीन और -1, बी है ना। फालतू सवाल है यार, बहुत गलत सा। अब ये देखो, ये सवाल क्या होता है, ये दिमाग खराब कर देते हैं, खाली कैलकुलेशन कैलकुलेशन होती है। ठीक है, सवाल आसान था, लालच दिया सवाल ने, लालच तो था ही कि सवाल आसान था, तो आसान को देख के हाथ डाल लिया, कैलकुलेशन इतनी ज्यादा निकली कि फिर ना तो छोड़ा गया ना किया गया। कोई गलती भी हो ही जाती है कहीं ना कहीं, इतने सारी गुणा कर रहे हो, इतना सारी चीजें करते हो, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गलती भी हो ही जाती है। तो गलती, एक भी गलती हो जाती तो इसमें इतने कैलकुलेशन में गलती ढूंढना भी लगभग मुश्किल ही काम था कि गलती कहाँ से ढूंढे। अब ये कह रहा है कि 12वां और 19वां पद किसी हार्मोनिक श्रेणी, मतलब हरात्मक श्रेणी का, हरात्मक श्रेणी, किसी हरात्मक श्रेणी का 12वां पद तो 1/5 है और 19वां पद 3/12 है। तो बताओ चौथा पद कितना होगा, चौथा पद कितना होगा।
ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शन से भी टाइम ज्यादा रहता है। वो सवाल ही अटेम्प्ट करना ही गलत था, उसको अटेम्प्ट करना ही गलत था। वो जानबूझ के पेपर वाले ने सवाल इजी बनाया और उसमें कैलकुलेशन को इंक्लूड कर दिया ताकि इजी देख के कोई ट्रैप में आ जाएगा, आ ही गए, इजी देख के उसमें फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा और टाइम भी बर्बाद होगा। और कहीं ना कहीं जब आप प्रेशर होता है तो आपसे माइनस प्लस की गलतियां भी होती है, तो वो माइनस प्लस की गलतियां होकर वो और खेल बिगाड़ देती। अगर मार्क्स में उत्तर नहीं आते, सोचो एक भी गलती हो जाती तो उत्तर नहीं आते तो जाके ढूंढो इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर कि आपने कहाँ गलती की है, और वो ढूंढने से शायद मिलती भी नहीं। वो पूरा का पूरा टाइम खराब, दिमाग खराब, और हो गया पेपर। वो बहुत गलत सवाल था, अटेम्प्ट करने लायक था नहीं, करना भी नहीं चाहिए था। चलो, हरात्मक श्रेणी का 12वां 1900 पद है तो इसे एपी में बदलना पड़ेगा क्योंकि हरात्मक श्रेणी तो काम करती नहीं है। तो एपी में आ जाओ, समांतर श्रेणी में, है ना, समांतर श्रेणी में बस उल्टा कर दो। अगर हरात्मक श्रेणी का 12वां पद 1/5 है तो समांतर श्रेणी का 12वां पद 5 हो जाएगा। 1/5 का उल्टा 5, तो समांतर श्रेणी का 12वां पद 5 है और समांतर श्रेणी का 19वां पद, इसको उल्टा कर दो, 22/3 है। ये आपको समांतर श्रेणी का 12वां और 19वां पद आ गया, 12वां और 19वां पद आ गया। और हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले 12वां पद निकालें, तो a प्लस n का मान 12 रखने पर 11d बराबर 5, a प्लस 11d बराबर 5, a प्लस 18d, n का मान 19 रखने पर 18 जाएगा, a प्लस 18d बराबर 22/3। ये एक और दो समीकरण बन गए, दोनों को घटा लो, a प्लस 18d 22/3 7 से 7 करिया, डी का मान 1/3, डी का मान रख दो, डी का मान रख दो किसी भी समीकरण में, ए निकाल लो, 11/3 15 4/3, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें चौथा पद निकालना है, चौथा ना, T4 निकाल लो, चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, a का मान 4/3, d का मान 1/3, ये 7/3। अब रुको, ये एपी का है, एचपी में बदलना पड़ेगा, एचपी का चौथा पद है ना, ये समांतर का है, एचपी का बदलेंगे तो 3/7 है ना। बदलना भूल जाते हैं कई बार, ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। और हाँ, आप में से भी गलतियां हो रही है, ये गलती हो जाती है, बाद में बदलना भूल जाते हैं। भाई हल जी एपी में कर लिया, एपी में हल करने के बाद में एचपी का ही पूछा है, वापस बदलना पड़ेगा, फिर लास्ट में उत्तर आने के बाद में वापस बदलना पड़ता है। ये चौथा पद किसका पूछा है, एचपी का पूछा है। तो ये जो आपने चौथा निकाला है ये एपी का निकाला है, तो एपी वाले को बाद में बदलना होता है, बदलोगे तब जाके होगा। ये वाली भूल वाली जगह है, यहाँ पे ये रहता है कि हम जल्दबाजी में रहते हैं, फिर वो जिसमें उत्तर आता है, अच्छा सवाल वाला भी ये जानता है, ये आपको ऑप्शन से पता लगेगा कि सवाल वाला ये बात जानता था, ना देखो, इस गलती के लिए सवाल वाला जानता था, ऑप्शन दिया है इसने, है ना, उसे भी ये पता था कि कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है वो लास्ट में भूल जाता है जल्दबाजी की वजह से, और ये 7/3 को ही वो आंसर मान के फाइनल टिक लगाता है, तो इस गलती के लिए भी जगह बना रखी थी। चलो, अब इस क्वेश्चन में n पदों का जोड़ दिया गया है। अब बताइए इसमें d का मान कितना है, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर कितना है। n पदों का योग दिया गया, ये रहा n पदों का योग दिया गया है,
बताओ सार्व अंतर कितना होगा। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है कि n पदों के योग से सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? जब n पदों का जोड़ दिया है तो d बराबर होता है, सीधा फॉर्मूला है S2 माइनस 2S1। इसे याद ही रख लेना, S2 माइनस 2S1। हाँ, वैसे भी निकाल सकते हो। S1 जो है वो T1 के बराबर होता है, S1 T1 के बराबर होता है। S2 जो है दो पदों का जोड़ यानी T1 प्लस T2। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, D बराबर S2 माइनस 2S1। S2 माइनस 2S1। तो पहले S2 निकाल लो। S1 n का मान 1 रखने पर S1 बराबर P, और n का मान 1 रखते ही वो 0 हो गया, तो S1 बराबर P आ गया। n का मान 2 रखो, 2 रखने पर S2 आ जाएगा। S2 बराबर आया 2P प्लस 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, Q आ गया। ये S2 आ गया, मान यहां रख दो। S1 का मान P, 2P से 2P कट गया, D बराबर आ गया Q। दिमाग लगाओ इसके अंदर। √3 sin 75 माइनस cos 75। शाबाश, ट्रिक है ये, ट्रिक के सवाल है ये, ट्रिक की सवाल है। अगर आपको sin 75 का मान याद है तब तो मान रख दो, sin 75 cos 75 का मान याद है तो डायरेक्ट रख दो, और नहीं मान याद है तो फिर ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर आपको sin 75 या cos 75 का मान याद है तब तो सीधा हो जाएगा, और नहीं मान याद है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। sin 75 का मान √3 प्लस 1/2 √2।
ये होता है साइन 75 का मान। साइन 75 का मान निकालने के लिए आप यूज करते हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र, 45 प्लस 30 करके। साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा के उसके बाद में हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो साइन 75 का मान होता है √3 + 1। ऐसे ही कॉस 75 का मान भी निकाल सकते हो, सेम इसी से कॉस 75 का मान आ जाएगा। कॉस 75 का मान आएगा √3 - 2√2। ये आपका हो गया। इससे आप डायरेक्ट मान रख के कर सकते हो। अगर आपको मान याद थे ये, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो जाएगा, एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा, इससे करोगे तो √3 इंटू साइन 75 ये आपका आंसर आ गया। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आप अपनाओ, सेकंड तरीका, सेकंड भी है इसका, वो ट्रिकी है कि अगर आप 2 से गुणा दे दें और 2 का भाग, 2 से गुणा और 2 का भाग, दो से गुणा और 2 का भाग, और अब इसे जो है ना, ये वाला पार्ट √3/2, इसे कॉस में लिख लो। ये कॉस 30 हो गया। एक बटा 2 को साइन में लिख लो। ये हो गया साइन A - B, 75 - 30, साइन 45। साइन 45 का मान 1/√2 कट गया, √2 आ गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। सवाल को समझिएगा, सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल को समझिएगा। जानबूझ के थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है। सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल। अब ये सवाल पता, आप कहते हैं ना कि जब हम टेस्ट में करते हैं तो हमारे नंबर क्यों नहीं आते, बस यही दिक्कत होती है। टेस्ट में क्या होता है, अभी मैं आपके पास हूँ, मैंने बोल दिया कि ये बहुत सिंपल सवाल है, आपका दिमाग चेंज हो गया, अच्छा सिंपल है, तो फिर आपका दिमाग सिंपल तरीके ढूंढने लग गया। सिंपल ढूंढने लग गया तो आपको उसका आंसर मिल गया। वरना ये सवाल की भाषाएं बदल बदल के सवाल को इतना डेंजरस दिखाने लग जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ रहा है, जबकि कुछ नहीं पूछ रहा है, खाली इतना लंबा चौड़ा लिख लुका के बेवकूफ बना रहे, सिर्फ बेवकूफ बना रहे, है ना। ये फर्क पड़ता है जब आप खुद पेपर देते हैं, तब आप एकदम अकेले होते हैं। फिर जो आप समझते हैं, जैसे समझते हैं, वो वैसे ही होता है। आपको लगता है टफ है तो टफ है, आपको लगता है इजी है तो इजी है। अभी सवाल में कुछ नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का इस्तेमाल है। चाहता तो ऐसे भी पूछ सकता था, एकदम सीधा, लेकिन ऐसा पूछता तो हर कोई बता देता। अगर इस सवाल को ये पूछता
कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का मान कितना होता है। तो हर कोई जानता है कि ये फॉर्मूला होता है ना, सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। लेकिन क्या किया गया वो देखो, वो है मनोविज्ञान जिसका इस्तेमाल किया गया, दिमागी खेल। साइन इनवर्स को कहा गया कि साइन इनवर्स टी का नाम सी रहेगा, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के। देखो, साइन इनवर्स का नाम सी रहेगा, कोस इनवर्स का नाम डी रहेगा, ठीक है, टी का मान -1 से +1 रहेगा। तो आप बताइए कि निम्न में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और किया क्या गया, पहले इनका नाम सी और डी रखा गया, डायरेक्ट जुड़वाता तो आपको पता होता कि कितना होगा, लेकिन इनके नाम बदल के सी और डी रखवा के फिर जुड़वाए हैं। देखो सी प्लस डी है ना, सी प्लस डी, लेकिन डायरेक्ट जुड़वाता, गौर करो, अगर डायरेक्ट जुड़वाता तो हर कोई पहचान जाता कि ये पाई बाई 2 है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स बराबर पाई बाई 2 होता है, सब जान जाते। लेकिन उसे घुमा के सी प्लस डी कह के पूछा गया तो फिर चेंज हो गया। सही, ये इंटरेस्टिंग और बड़ी प्यारी बात है, तो ध्यान रखिएगा, सवालों पे नजर बनाए रखें। जैसे भी ये सवाल देखो, ये भी साइकोलॉजिकल सवाल है। अब एक बार अजीब लग रहा है ना, अजीब लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है। अच्छा एक काम करो, इस सवाल को बनाने का जो मकसद है वो है कि आप सूत्रों को पहचानना सीखें। जो सूत्रों को नहीं पहचानता, देखो सूत्र जरूरी नहीं होता, सूत्र जरूरी नहीं होता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा हो तो ही वो 1 होता है। छुपे हुए हिडन जो फॉर्मूले हैं वो भी पहचानने जाने चाहिए, जो छुपे हुए फॉर्मूले हैं वो भी आपकी पहचान में आने चाहिए। आपको हमेशा एक चीज जो सबसे बड़ा दिक्कत होती है जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो उनमें ये कि वो फॉर्मूलों को सिर्फ जब लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तभी उन्हें वो याद आता है। याद उन्हें केवल तब आएगा जब आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं लिखते तो उनको नहीं दिखता। उनको जो एकदम है ना साक्षात एकदम स्पष्ट है तभी वो उनको दिखता है। अगर थोड़ा सा भी आप घुमाओगे चेंज करोगे नहीं दिखेगा। गौर करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 आया है, तो क्या ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि P बराबर कॉस ए हो, Q बराबर कॉस बी हो, साइन ए हो? होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान भी तो 1 होता है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान भी तो 1 होता है। P बराबर कॉस है, Q बराबर साइन है, कर रहा है काम। अब दूसरे पे भी आ जाते हैं, दूसरा भी ऐसा ही है। इसके लिए ले लेते हैं M बराबर कॉस बी, N बराबर कॉस ए,
साइन ए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि पी एम की गुणा कर दो, कर देते हैं। पी और एम की गुणा, क्यू और एन की गुणा जोड़ दो, पी एम प्लस क्यू एन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बन गया आपका कॉस ए माइनस बी का सूत्र, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस, और हम जानते हैं कि कॉस का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, कॉस का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर हो। कॉस है ना, तो कॉस का मान कभी एक से ऊपर हो सकता है नहीं, एक से छोटा या एक के बराबर होगा। ये चीज जो आप कहते हैं ना कि टाइम किस में लगता है, टाइम इस बात में लगता है, टाइम इस बात में नहीं लगता, इस बात में कोई समय नहीं लगता कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हम आपको बोर्ड पे बताएंगे और अगले 2 सेकंड में आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस चीज में टाइम लगता है कि ये फॉर्मूला काम कहां कहां लेना है और कब कब लेना है, कैसे कैसे काम में लेना है, ये समय मांगता है, ये ही समय मांगता है। जो एक्चुअल में जो समय मांगता है वो नहीं मांगता, ये तो सबको ही पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सब जानते हैं, हर छोटा 10th क्लास का बच्चा भी जानता है। लेकिन बात है कि इसे काम में कब कब लेना है, कहां कहां काम में लेना है, कैसे कैसे काम में लेना है, ये चीज, ये जो समझ है, जो हिडन चीजें हैं वो कब कहां कैसे काम में ली जाएगी, वो सीखना होता है। कौन सा मान रख दिया, ये रहा p का मान cos है, अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, अच्छा दोनों मैंने a ले लिए क्या, अच्छा एक का नाम a ले लो, एक का नाम b ले लो, दोनों के नाम a ले लिए मैंने, एक का नाम a रखना है, एक का नाम b रखना है। एक का नाम a रखना है, वो मिटा के मैंने दोनों का नाम ही सेम कर दिया, एक का नाम a ले लो, एक का नाम b ले लो, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, या थीटा 1 थीटा 2 देना चाहो वैसे दे दो। तो एक तो ये बन गया सूत्र cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, इसमें मान लेते हैं कौन थीटा है या a है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, एक यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1, तो m p q m n सब पता लग गए, मान रखा, ठीक है, क्लियर है ये बात, तो इस ये चीज है ना, ये समय खाती है। अब ये कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, समतल का समीकरण बताइए जो इस रेखा के समांतर हो, समतल जो इस रेखा के समांतर हो, यानी ये रेखा उसके समांतर हो। तो सोचो अगर रेखा समतल के समांतर होगी, अगर रेखा समतल के समांतर होगी,
अगर रेखा और समतल ये दोनों समांतर है तो जो अभिलंब होगा वो तो लंबवत होगा, फिर अभिलंब लंबवत होगा। तो देखो किसके साथ इस रेखा किस अभिलंब के साथ लंबवत आ रही है, यानी किसके साथ इसकी डॉट गुणा 0 आ रही है, किसके साथ, इसका वेक्टर b होता है, इसका वेक्टर n होता है, b डॉट n बराबर 0 आ रहा है, जिसके साथ भी b डॉट n 0 आ रहा है वही समतल का, यहाँ तो 3 4 5 सेम दिए हुए हैं, सेम तो नहीं है, इसके साथ गुणा करें तो 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 1 4, 6 और 4 10 और 5 गुणा -2 10। बिल्कुल यही है इसके लंबवत, इसका अभिलंब उसके लंबवत है। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। तो यहाँ पे सवाल देके समांतर का नाम लेके, क्योंकि समांतर ही होता है, कहलाता तो समांतर ही है, कहलाता तो समांतर ही है, अभी तो समांतर ही कहलाएगा। हाँ, शर्त लंबवत की लगेगी, क्योंकि शर्त अभिलंब लगाता है, शर्त जो है वो अभिलंब लगाता है, ना कि समतल लगाता है। समतल तो सिर्फ नाम चलाता है, नाम समतल का चलता है, शर्त अभिलंब के साथ रखती है। तो समतल के समांतर ही है, समतल के समांतर ही है, लेकिन शर्त वाइज अभिलंब के साथ लगेगी। अभिलंब के लिए क्या हुआ, लंबवत। तो देखो b डॉट n किसके साथ 0 आ रहे हैं, सी सेटिस्फाई हो रहा है। कहां हो रहा है सी सेटिस्फाई, सी कहां हो रहा है, सी कहां सेटिस्फाई हो रहा है, सी में है 1 +1 और -1, कहां हुआ, ये आएगा 3, ये आएगा 4 7 7, ये आएगा 5, तो ये तो 2 आ गया, 0 कहां है। ध्यान से, सावधान। अब बताइए x के कौन से मान है जो इनको संतुष्ट करते हैं। बीच बीच में ऐसे थोड़े अटपटे सवाल भी आते हैं पेपर में। अच्छा, ये अटपटे सवाल आने का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ कोर्स है, आपके कोर्स के ही सवाल है। तो 7 में से 5 गया, 2 आया, 0 कहाँ आया, संतुष्ट कहाँ कर रहा है, b डॉट n 0 आना चाहिए ना, 0 कहाँ है, बराबर 2 थोड़ी लाना है, बराबर 0 लाना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में से x के मान उठाओ और रखो और देखो कौन संतुष्ट करता है। ऑप्शन में से, ये ऑप्शन में से ये है, ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में, सबके सिलेबस में, ये सबके सिलेबस में। तो इसमें लगाया क्या है, मोड ही तो लगाया हुआ है। x का मान देखो कौन से x के मान संतुष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे x के मान दे रखे हैं 0 से लेकर 4 के बीच वाले। तो देखो क्या 0 से 4, 0 से 4 के बीच में कोई भी एक ट्राई कर लो, 3, 0 से 4 के बीच में 3 आएगा, 3 ट्राई करते हैं। जैसे ही हम 3 रखेंगे, 3 रखते ही कितना आएगा, 3 रखते ही ये आएगा 3 - 1 2 आ गया, प्लस 3 - 2 1 आ गया, 1 प्लस ये 0 आ गया। क्या 3 6 से बड़ा है, नहीं, नहीं बड़ा है, तो ये तो गलत कह रहा है, ये x के मान तो संतुष्ट नहीं कर रहे, ये x के मान संतुष्ट नहीं कर रहे। चलो बी ऑप्शन ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि 0 से नीचे वाले
0 से नीचे वाले -1 ले लेते हैं, 0 या 0 से नीचे वाले, तो -1 ट्राई करो। -1 ट्राई करने पर -1 -1 माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, प्लस -1 2 3 हो गया, प्लस -1 और 3 -4 हो गया, 4 4 3 7 और ये आ गया 9 9 6 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, डन। ये तो काम कर रहा है। अब इसका एक पार्ट और है, ये वाला भी चेक करो, 4 या 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा 4 ले लो या 5 ले लो, 5 ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं 5 ट्राई करता हूं तो ये हो जाएगा 5 -1 4 हो गया, 5 -2 3 हो गया, 5 -3 2 हो गया, 4 3 7 2 9 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो बी ऑप्शन काम कर रहा है। ये भी हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल सिर्फ चेक करने का था, अब आपको ये तो सिलेबस में नहीं है। क्या सिलेबस नहीं है? अब इसमें से क्या है जो आपके सिलेबस में नहीं है? ऐसा क्या है? अब इसको कहोगे सिलेबस में नहीं है, क्या नहीं है सिलेबस में? मोड आपके सिलेबस में नहीं आता? आता है, तो फिर ठीक है। सी कर रहा है लेकिन बी ज्यादा उत्तर दे रहा है। बी तो वो भी बता रहा है, इसमें तो सारे उत्तर है ही नहीं, सी में सारे उत्तर का है। 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, चेक करो, 0 तो ये बता ही नहीं रहा, सी 0 बता ही नहीं रहा, सी जो है वो 0 बता ही नहीं रहा, तो सी पूरे उत्तर दे ही नहीं रहा। तो सी पूरे उत्तर कहां दे रहा है? ये 0 पे संतुष्ट कर रहा है, देखो x बराबर 0 पे ये संतुष्ट कर रहा है, ट्राई कर लो, कर रहा है। सी में 0 कहां है? सी में 0 कहां है? सी में 0 कहां है? सी तो -2 से पीछे और 4 से आगे जा रहा है, जबकि सवाल -0 पे भी संतुष्ट हो रहा है, 0 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समतलों के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करो। ये आपके पहले वाले का विलंब हो गया, पहले वाले का विलंब n1, 2i -j प्लस के, i प्लस j प्लस 2 के, n1 i 2i माइनस जे प्लस के, n2 i प्लस जे प्लस 2 के, तो cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 n1 का परिमाण n2 का परिमाण।
आई से आई 2 -1 बटा n1 का परिमाण 4 + 1 + 1, n2 का परिमाण 1 + 1 + 4। थीटा बराबर 60 डिग्री, π/3। हाँ, वैसे न्यून कोण पूछा है ना, एक्यूट एंगल पूछा, न्यून कोण पूछा, न्यून कोण का एक ही ऑप्शन था। बाकी तो कोई न्यून कोण का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 120 है, 90 है, वो 180 है, ये एक ही मात्र था। d1 - d2 ये नहीं है, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी का सूत्र है वो। दो समतल जब समांतर होते हैं, ये ऐसे गड़बड़ करोगे, सूत्र किसी का लगाओगे कहीं पे, तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पहले वो देखो d1 - d2 वाला कहाँ, क्या क्या किसके बारे में बताया गया, उसके आगे पीछे कुछ तो लिखा हुआ होगा। वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है d1 - d2, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है दो समांतर समतलों के बीच की दूरी। दो समतल जब समांतर होते हैं तो उनके बीच में कितनी दूरी होती है, ये उसका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ऐसी लाइन बताइए, ऐसी रेखा के दिक कोसाइन बताइए जो तीनों के साथ बराबर कोण बनाती हो, इक्वल एंगल विथ 3 एक्सिस, जो तीनों के साथ बराबर कोण बनाती हो, यानी अल्फा बराबर हो, बीटा बराबर हो, गामा, तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, एक्स एक्स के साथ भी वही कोण बनाती हो जो वाई एक्स के साथ, वही जो जेड एक्स के साथ। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, दिक कोसाइनों का संबंध बराबर होता है 1। तो हम बीटा की जगह भी अल्फा ही रख देंगे, cos स्क्वायर अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा, बराबर 1। cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1।
ये कॉस अल्फा आ गया, जो कॉस अल्फा आएगा वही कॉस बीटा आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो कॉस बीटा भी यही, कॉस गामा भी यही आएगा। तो तीनों के तीनों जिकोसाइन हो गए, प्लस माइनस 1/√3। तो सी आपका आंसर हो गया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। n का मान अनंत है, इसका मतलब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो बताओ इनकी गुणा, 2√3 गुणा 4√3 गुणा 8√3 गुणा डैश डैश डैश, इनकी गुणा कितनी होगी? कोई सवाल में गड़बड़ है? नहीं, जीपी नहीं बन रही, जीपी नहीं बन रही, क्योंकि बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, तो जीपी नहीं बन रही है, बीच में गुणा है इसलिए जीपी नहीं बन रहा। बीच में प्लस का चिन्ह होता तो जीपी बनता, क्योंकि चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। कुछ मिसिंग है सवाल में। तो ये सवाल, ये इसमें ये गड़बड़ है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। ये ऐसे है, ये नंबर गोद में है, ये सारे नंबर 2 4 ये गोद में है। इस तरीके से, ये गुणा में नहीं है, तो ये गुणा में, लेकिन ये जो आगे वाले नंबर है ना, ये गोदी में है ना, जो घनमूल वर्गमूल वाले होते हैं ना, वो है ये घनमूल वर्गमूल वाले नंबर है ये। और ये जीपी नहीं होती, जीपी ऐसे नहीं बनती, जीपी ऐसे बनती है, गुण पद प्लस में होते हैं, ए प्लस ए आर, ये होती है जीपी। जीपी ऐसे नहीं होती ए गुणा ए आर, ये जीपी है। जीपी ये नहीं होती कि ए गुणा ए आर स्क्वायर, ये जीपी नहीं होती।
ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर गोदी में है, और गोदी में होने की वजह से ये ऐसे हो गए। तीन की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8, हो गया। अब ये गुणा, ये सब गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब ये गुणोत्तर श्रेणी है, n का मान अनंत जा रहा है, तो यानी अनंत तक चलता रहेगा, डैश 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 डैश, ये अनंत तक 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 एंड सो एंड डैश डैश, क्योंकि n का मान अनंत दिया, n का मान अनंत दिया, इसका मतलब ये n का मान बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, यानी चलता रहेगा। हाँ, अब देखो, अब जीपी बनी है, अब जीपी बनी है, क्योंकि पहला पद जो भी है 1/2 है, उसको 1/2 से गुणा करोगे दूसरा आ जाएगा, फिर 1/2 से गुणा करोगे तीसरा आ जाएगा, फिर 1/2 से गुणा करोगे चौथा आ जाएगा। अब ये जीपी बन गई, और जीपी में कोई श्रेणी अनंत तक जाती हो, जीपी में अगर कोई श्रेणी अनंत तक जाती हो, गुणोत्तर श्रेणी हो और अनंत तक जाती हो, तो उसका योग होता है a/1 - r। a प्रथम पद, r सार्वनुपात, तो ये हो जाएगा 3, a का मान 1/2 बटा 1 - r, r का मान भी 1/2 ही है, 3 की पावर 1/2, 1/2 कट गया, 1 आ गया, 3 की पावर 1 यानी 3 हो गया, तो आंसर आ गया 3। हाँ, अनंत पदों के जो योग वाला सूत्र है वो काम कर जाएगा, तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, तभी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है कहानी में। नहीं, ये टाइपिंग की गलती, हमारी साइड से गलती है, पेपर में गलत नहीं था, पेपर में गलत नहीं था, ये हमारी साइड से टाइपिंग की गलती हुई है, पेपर ने सही बनाया था इसको। तो ये क्या कह रहा है कि इस वक्र की जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, और इसकी जो स्पर्श रेखा है वो परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है, किसके, एक्स एक्स के। तो बिंदु बताइए, स्पर्श बिंदु बताइए, वो स्पर्श बिंदु कौन से हैं, स्पर्श बिंदु कौन से होंगे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम करो और समझो कि क्या कहना चाहता है। स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है वो किसके लंबवत है, एक्स एक्स के लंबवत है,
एक्स एक्स के लंब होता है मतलब एक्स एक्स के लंब होता है मतलब क्वेश्चन को समझो, एक्स एक्स के लंब होता है, एक्स एक्स के लंब होता है, तो अगर कोई चीज एक्स एक्स के लंब होता है तो वाई के क्या हुए, समांतर, वाई एक्स के समांतर हुई, तो स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है। और जब समांतर होती है तो ढालें बराबर होती है, यानी स्पर्श रेखा की ढाल बराबर वाई एक्स की ढाल, समांतर है मतलब ढालें बराबर है, तो स्पर्श रेखा की ढाल बराबर वाई एक्स की ढाल, और वाई एक्स की ढाल कितनी होती है, वाई एक्स 90 का कोण बनाता है, वाई एक्स 90 का कोण बनाता है, तो वाई एक्स की ढाल होगी tan 90, tan 90 यानी अनंत, तो स्पर्श रेखा की ढाल अनंत होगी, फिर स्पर्श रेखा की ढाल यानी dy बाई डी एक्स वो कितनी होगी, अनंत। तो आगे काम एक, समीकरण नंबर 1 बन गया। तो dy बाई डी एक्स का मान निकाल के लाते हैं सवाल से, ये रहा हमारा x, x का हो जाएगा dx बटा dt बराबर 280, दोनों में भाग दे दो, एक बटा टी, तो dy बाई डी एक्स का मान आ गया 1 बटा टी। एक बटा टी बराबर अनंत, तो टी का मान क्या आएगा, तो टी का मान 0 आएगा तभी अनंत आएगा, टी का मान 0 होगा तो अनंत आएगा, है ना, टी का मान 0 होगा तो अनंत आएगा, तो टी का मान 0 रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा, x बराबर 80 स्क्वायर है, y बराबर 280 है, t का मान 0 रखने पर x बराबर 0, y बराबर 0, x 0 y 0, तो बिंदु आ गया 0 0। बिंदु होगा, तो अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आसाम का पेपर, ये पेपर कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ज्यादातर बच्चों का एक बेसिक सवाल होता है, ज्यादातर ये पूछते हैं पेपर, हमारा पेपर कैसा आएगा, आपका पेपर कैसा आएगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं क्या, दुनिया में कोई नहीं बता सकता, आपका पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि आपके पेपर में क्या आएगा, क्योंकि पेपर बना रहा है उसी को पता है कि क्या डालेगा वो, जो पेपर बना रहा है सिर्फ वही धरती पे जानता है ना, अगर उसको पता चल गया है कि मैं पेपर बना रहा हूँ तो शायद वही जानता होगा शायद, और कई बार तो इस सेक्रेसी को भी मेंटेन करते हैं, ये भी नहीं बताते, पेपर बनाने वाले को भी नहीं पता होता कि किसके क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, तो वहां तक भी नहीं पता चलता, कई बार पेपर बनाने वाले को भी नहीं पता चलता कि मेरे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे क्या, तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि पेपर में क्या आएगा। हाँ, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि जो भी पेपर में आया हुआ है अब तक वो हमारे पास है, वो हम देख लें, और हर स्टेट का देख लें कि पूरे भारत में क्या चल रहा है, तो मोटा मोटी वैसा ही कुछ हमारे पेपर में भी आ जाएगा, तो बस वो एक आइडिया लगाया जा सकता है, तो यही सबसे बढ़िया तरीका है, बजाय इस फालतू प्रश्न का उत्तर मैं दूं कि भाई पेपर, आपके पेपर में क्या आएगा, ये तो फिर ज्योतिषियों का काम है, वो मैं हूं नहीं,
तो मैं ज्योतिष हूं नहीं, तो ज्योतिषी का काम भी नहीं करता, तो ये काम तो मुझसे नहीं होगा। तो बेटर था कि एक हम ये कर ले कि सारे स्टेट्स में घूम ले, देख ले कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई इन स्टेट में ऐसा ऐसा पूछा गया है, पूरे भारत में ऐसा पूछा गया है, तो फिर हमारे पेपर में भी कुछ ऐसा सा ही आएगा। तो ये ज्यादा सटीक उत्तर काम करेगा, बजाय भविष्यवाणियां करने के। झूठी बैठ के भविष्यवाणियां करूंगी, ये आएगा ये नहीं आएगा, है ना, और आप मुझ पे विश्वास भी करो तो वो और गलत बात है। मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूँ, आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, तो हम तो भर्ती को खतरे में डाल रहे हैं। तो बेहतर है कि वो करें जो लॉजिकली काम करता है, और लॉजिकली ये काम करता है कि हम पूरे स्टेट्स को, आसपास को सबको देख लें, उनके सवाल निकाल लें, तो चांसेस है कि उन्हीं के आसपास का पेपर, उन्हीं में ही तो पेपर आया। आसाम में यही आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी यही आएगा, फिर राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ आएगा, तो एक आइडिया फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। नहीं, आज कोई दूसरी क्लास नहीं है, अब थोड़ा सा मंडे से ही वापस स्टार्ट करेंगे। अब मंडे से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी चीजें तैयार करनी पड़ेगी पहले। जो नई क्लासेस है उनके लिए पीपीटी वीपीटी तैयार करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए होगा, क्योंकि सारा चीजें स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को भी ये सब कुछ बनाना, ढूंढना, छांटना, निकालना, ये सारे काम में समय ज्यादा लगता है, तो थोड़ा समय हमें भी दीजिए। ठीक है, चलो तब तक आप लोग अपना रिवीजन करिए, पढ़िए, और मिलते हैं आप लोगों से। चलो, धन्यवाद।